Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of science. And today we are back with the next lecture, that is the lecture number 7 from the 4th unit and chapter 12 of our NCERT book. So the heading which we are going to start today is electric energy and power and heating effect of current. बेसिकली ये दो अलग अलग हेडिंग है. वन हेडिंग इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड द अनदर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. एंड दिस इज द लास्ट हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर नंबर 12. इस हेडिंग को पूरा करने के बाद हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा. ओके, साथ इसलिए लिखा है मैंने इनको क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मैथमेटिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, एंड टुडे we will be doing heating effect of current only, and we will consider this lecture as a part of the 7th lecture. 7th lecture के B part में हम लोग करेंगे the remaining part electric energy and power. Okay, so आज हमें अपना heading heating effect of current पर ध्यान देना है. Okay, so let's start heating effect of current. Now student, whenever current passes through a resistor, whenever current passes through a resistor, heat is always produced. Heat is always produced. This is a common observation in all electrical appliances. Heat is always produced. बेटा एक कॉमन से एग्जांपल्स हैं, हमारे कॉमन से ऑब्जर्वेशंस हैं. अगर आप किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को देखोगे, इलेक्ट्रिक CFL को देखोगे या इलेक्ट्रिक LED लाइट को देखोगे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक मोटर होगा, they all are heated up when they are working on electricity. जब ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे होते हैं तो बेटा ये सारे डिवाइसेस कुछ ना कुछ हीट अप हो जाते हैं. इनका टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता जरूर है, ठीक है. इलेक्ट्रिक बल्ब तो बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाता है. देन वी हैव CFLs. CFL कुछ कम टेम्परेचर पर हीट अप होते हैं, ठीक है. LED लाइट्स जो होते हैं, LED बल्ब्स, वो भी हीट हो जाते हैं. बेटा इलेक्ट्रिक मोटर्स ये भी हीट हो जाते हैं. जब इलेक्ट्रिक मोटर कुछ टाइम के लिए वर्क करता है तो वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है. यू कैन ऑब्जर्व इट बाय टचिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर आफ्टर इट हैज बीन वर्किंग फॉर 10 to 15 मिनट्स. कोई इलेक्ट्रिक मोटर 10-15 मिनट के बाद आप उसको देखें काम, उसके 10-15 मिनट के काम करने के बाद, ठीक है. कोई फैन का मोटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर हो, आप उसको टच करेंगे, बेटा टच करते टाइम केयरफुल रहें कि आपका हैंड बर्न ना हो जाए, ठीक है. सो आप फील कर सकते हैं उसको कि वो गर्म हो जाता है. सो ये एक अनअवॉइडेबल फैक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ कंडक्टर या थ्रू अ रेजिस्टर, हीट इज ऑलवेज जनरेटेड. हीट एनर्जी जरूर जनरेट होगी. मोस्ट ऑफ द केसेस ये हीट एनर्जी जो जनरेट होती है ये हमारा वेस्ट ऑफ एनर्जी है एक तरीके से. फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट इज द यूज ऑफ द बल्ब? टू प्रोड्यूस लाइट. लेकिन एक इलेक्ट्रिक बल्ब में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो जाती है और बाकी बची एनर्जी से ही लाइट जनरेट होती है. व्हाट इज द यूज ऑफ अ मोटर इन इलेक्ट्रिक फैन? द यूज ऑफ मोटर इज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द फैन. लेकिन उसमें भी एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी बनकर निकल जाती है और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी से ही वो फैन का मोटर, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी से ही वो फैन का मोटर रोटेट होता है टू प्रोड्यूस द विंड एनर्जी. ओके, सो ये एक अनअवॉइडेबल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनटू हीट एनर्जी. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है. मिनिमाइज कर सकते हैं टू सर्टेन लेवल्स, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते. बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. लेकिन कुछ केसेस में ये हमारे लिए मच नीडेड भी है.
जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सब का वर्किंग तो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिक आयरन में जब तक हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक ओवन, हीट एनर्जी चाहिए, कहां से आएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, सबको हीट एनर्जी देनी है, हीट एनर्जी देने के लिए ही बने हैं। कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? Whenever electricity passes through an electrical appliance, some part of the electrical energy is always converted into the heat energy. This is known as heating effect of current. Even simple connecting wires में भी आप चेक करेंगे अगर, तो वो वायर्स भी थोड़े हीट अप हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस की वजह से ही आता है। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी नहीं आएगा, बट रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही रहते हैं और कोलिजन्स होंगे तो रेजिस्टेंस जरूर आएगा। ठीक है, सो if we have, now consider a pure resistor, consider a circuit having pure resistor of रेजिस्टेंस R। what is the meaning of pure resistor? प्योर की जगह पर आप ओनली रेजिस्टर भी बोल सकते हैं। प्योर रेजिस्टर का मतलब यहां पर ये होगा कि इस रेजिस्टर में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी वो सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी है। ठीक है, वो सब हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होनी है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक गीजर। ठीक, इलेक्ट्रिक गीजर में क्या हो रहा है? सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। सो कंसीडर अ सर्किट हैविंग अ प्योर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो मान लो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस only resistive circuit R, a current I flows through it for a time t। मान लो इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है और ये करंट I जो फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए फ्लो करता है? t टाइम के लिए फ्लो करता है। ओके, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इसके दो टर्मिनल्स हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक, सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस इज V। लेट पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance is V। so we are having V, I and R। तो ohms law से V is equals to IR, ये तो पक्का है ना। ohms law gives V is equals to IR। okay, ohms law gives V is equals to IR at a particular temperature। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। बेटा इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है और चार्ज फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क करना पड़ता है। ठीक है, या जहां से भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, एक बैटरी हो सकती है, वो उस बैटरी को वर्क करना पड़ता है। ठीक, सो अगर चार्ज Q फ्लो कर रहा है, इफ a charge Q flows in time t टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा था ना, तो चार्ज में t टाइम के लिए फ्लो करेगा। सो वर्क डन इन फ्लोइंग द चार्ज इज गिवन एज
इस चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क होगा, पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज फ्लो करेगा उसको फ्लो कराने में वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, लेट द वर्क डन इज W, वर्क डन इज गिवन एज चार्ज फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहां से आया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक से ही आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना हमने, बस उसी टॉपिक से आया है। क्या पढ़ा था उसमें, डेफिनेशन याद है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसको इधर ले आओ और चेक करो, वो फॉर्मूला वही तो लिखा है, ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से ही आया है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि डेफिनेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, डेफिनेशन को बेटा रटना नहीं है, समझना होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन समझोगे तो उसकी ठीक बाद एक फॉर्मूला लिखा होता है, उस फॉर्मूले को समझोगे फिर आप फॉर्मूला समझ लोगे एक बार तो फिजिक्स इज ऑलवेज वेरी इजी। ओके, सो वर्क डन इतना करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव कराने में, और वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी। सो अगर ये ओनली रेजिस्टिव सर्किट है तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। दिस वर्क डन gets converted into heat energy. So heat energy H, आप H लिख सकते हैं उसके लिए, H का फॉर्मूला हो गया Q into V, ओके, Q into V, Q के प्लेस पर क्या लिख सकते हो बेटा, इफ Q इज द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं ना, यहां पर इसको ऐड कर लेना साइन के आगे, करंट इज इक्वल्स टू Q बाय T, ये लिख सकते हो आप। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो Q को क्या लिख सकते हो, I into T, Q can be written as I into T using equation 2. So heat energy is I into T into V. It can be written as VIT. This much of heat energy is produced. Heat energy इतनी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, VIT, VIT फॉर्मूले को याद कर लो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, the time you are studying is very important time. So heat energy is VIT, okay, V मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने ओनली रेजिस्टिव सर्किट पर लगाया है, I कितना करंट उस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, T टाइम कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो करके गया है, ठीक है, ये हमारा हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया, H is equals to VIT। इस फॉर्मूले को आप दो और फॉर्म में लिख सकते हो, we can also write it to other forms also. What are those forms? बेटा यहां तक इसको एक बार कॉपी कर, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, then we will move towards the next two forms of this formula. Now the formula is H is equals to VIT, okay, H is equals to, देखो I के प्लेस पर ओम्स लॉ से, यूजिंग ओम्स लॉ, चलो मैं लिख देता हूं, यूजिंग ओम्स लॉ I के प्लेस पर V बाय R, I के प्लेस पर V बाय R, तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, H is equals to I के प्लेस पर V बाय R into T, फॉर्मूला बिकम्स V square by R into time, okay, one form, another form, using Ohm's law only, using Ohm's law only, इस केस में तो I को रिप्लेस करा है, अब के V को रिप्लेस कर दो, क्या होता है, V is equals to IR, तो देखो क्या बन जाएगा, V के प्लेस पर IR लगाएंगे, H is equals to I
R, V के प्लेस पर आ गया, then IT, the formula becomes I square, I दो बार का I square RT. This is very important form. This is very important form. Okay, एक फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म ये है, एंड द बेसिक फॉर्म इज दिस. ठीक, अगर आपको किसी क्वेश्चन में हीट एनर्जी निकालने के लिए V एंड I दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, देन यूज दिस. एंड इफ यू हैव बीन गिवन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, यूज दिस. और अगर आपको मिला है करंट एंड रेजिस्टेंस, तो यूज दिस. इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? दिस फॉर्मूला इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं इसको. क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है? दो पॉइंट है इसके अंदर. स्टेट्स दैट द पॉइंट वन इज, फॉर्मूला देखो ध्यान से, हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor of resistance R, या heat produced for a given resistance is directly proportional to the square of the current flowing through it. Square लगा है ना, square of the current flowing through it. तो first point is heat produced is directly for a given resistance is directly proportional to the square of the current flowing through it. And the second point for a given current. अब अगर करंट गिवन हो, देखो पहले पॉइंट में तो बोला था फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, अब की बार गिवन करंट है. फॉर अ गिवन करंट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. फॉर अ गिवन करंट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीस टू स्टेटमेंट्स? इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? देखो, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे, हीट प्रोड्यूस डबल हो जाएगी फॉर अ गिवन करंट. एंड अगर आप करंट को डबल कर देंगे फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, तो करंट के ऊपर लग रहा है स्क्वायर. डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर क्या होता है? 4. तो हीट एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स. ओके, एंड सो ऑन. ट्रिपल करोगे रेजिस्टेंस को फॉर अ गिवन करंट, हीट एनर्जी विल बिकम 3 टाइम्स. और ट्रिपल करोगे करंट को फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, तो ट्रिपल का स्क्वायर क्या होगा? 9. 3 का स्क्वायर होता है 9. हीट एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स. ओके, तो अगर आपको ज्यादा हीट चाहिए तो आपको ज्यादा करंट देना होता है. ठीक है, आप करंट की वैल्यू को डबल करोगे ना, तो हीट की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. सो इट इज बेटर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ गिवन रेजिस्टर इफ यू वांट टू इंक्रीज हीट एनर्जी. ओके, रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. ठीक, तो बेटा ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए आप ये या ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जब भी पूछा जाए तो आपको यही फॉर्मूला लिखना होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए. Always remember this. Baki, these formulae, this one and this one, they are all applicable to find out heat energy given under different conditions. Okay? So beta, ये हमारा हुआ heating effect of current basically. ठीक है? Heating effect of current कर लिया हमने. ठीक? इसको कॉपी कर लें आप. कॉपी करें इसको. Then we will proceed further. Now we will also try to understand the applications of heating effect of current. Heating effect of current के बेटा applications भी देखने. Applications मैंने आपको examples तो बताया है. ठीक है, heating effect of current का application तो यही है कि there are so many devices which are working on heating effect of current, and the name of the devices are electric oven, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन. जितने भी डिवाइसेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं,
जिनका बेसिक वर्क ही ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वन एंड द सेम थिंग। ओके, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैं आपको यहां बताऊंगा और आपको याद रखने हैं, ठीक। एक एप्लीकेशन तो होगा एप्लीकेशन नंबर 1, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 1 वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटा बल्ब में क्या होता है, मैं बल्ब की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक बल्ब की, एलईडी या सीएफएल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। बल्ब वही जो पुराना बल्ब है हमारा, बल्ब में वी आर हैविंग अ फिलामेंट। ओके, ये फिलामेंट ही लाइट प्रोड्यूस कराता है। तो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दिस फिलामेंट, किस चीज का बना है ये फिलामेंट? दिस फिलामेंट इज फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। बेटा टंगस्टन मटेरियल से बना होता है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है इस सब्सटेंस की? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, राउंड अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक। कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक बल्ब? बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द वायर्स, सपोज ये एक बैटरी लगाई है हमने और ये एक की है, जैसे इन की को प्रेस करेंगे द बल्ब ग्लोज। ओके, द बल्ब विल ग्लो। बल्ब ग्लोज कैसे ग्लो करता है? करंट आएगा, करंट फ्लो करेगा आई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फिलामेंट में जब पहुंचती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बट टंगस्टन की प्रॉपर्टी है कि वो जब तक एक हाई टेम्परेचर पर हीट अप नहीं होगा वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। टू प्रोड्यूस लाइट इट हैज टू बी हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। तो इट मींस यहां पर ऐसा मटेरियल यूज करना होगा कि वो हाई टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद मेल्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन का फिलामेंट बना लें, ठीक है, आयरन भी आपने देखा होगा जब गर्म हो जाता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है, रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कभी किसी हॉट पीस ऑफ आयरन को देखो, इट बिकम्स रेड हॉट, रेड हॉट मतलब रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उस टाइम, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप आयरन का फिलामेंट बनाएंगे, हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब फिलामेंट इज अ वेरी डेलिकेट सब्सटेंस, इट इज अ वेरी डेलिकेट ऑब्जेक्ट, फिलामेंट इज वेरी डेलिकेट। आप देखो उसको ध्यान से, कोई स्प्रिंग सा होता है, वेरी डेलिकेट सी स्प्रिंग होती है, ठीक। जो वो हाई टेम्परेचर पर पहुंचेगा लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं है, वो मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट मींस फॉर द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब वी नीड अ सब्सटेंस which should have या which must have a very high melting point so that it may not get melt while producing light at a high temperature, and this condition is fulfilled by the substance tungsten. टंगस्टन एक हार्ड मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, टंगस्टन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। So this is the working of electric bulb which is based upon heating effect of current या Joule's heating effect of current, ठीक। So bulb keeps on working and keeps on producing light continuously। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट है टंगस्टन का, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और वो मेल्ट नहीं हो रहा, ठीक है। And the credit to develop the method for producing light, for producing continuous light with this bulb goes to थॉमस एडिसन। बट थॉमस एडिसन ने ही ये मेथड प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कि वो कंटिन्यूअसली लाइट प्रोड्यूस करे, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी होगी, फिलामेंट की सेफ्टी और फिलामेंट की लॉन्ग लाइफ के लिए इसको एक एनक्लोजर में बंद किया जाता है, जो ग्लास का एनक्लोजर होता है पूरा, और उसके अंदर इनर्ट गैस सच एज आर्गन को रखा जाता है, एनक्लोज करा जाता है वो आर्गन के अंदर, ठीक है। क्यों? सो दैट वो सेफ रहे और उसकी लाइफ ज्यादा बन जाए, ठीक। ये तो हो गया आपका वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब।
ठीक है, टंगस्टन मटेरियल याद रखिए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड विल नॉट मेल्ट एट अ वेरी हाई टेंपरेचर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और यहां कौन सी गैस होती है? आर्गन, इनर्ट गैसेस, आर्गन, नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक, दूसरा इसका एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? वर्किंग ऑफ फ्यूज वायर, वर्किंग ऑफ फ्यूज वायर। नाउ व्हाट इज अ फ्यूज वायर? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज के लिए अगर आपको मैं डायग्राम दूं तो बेटा आपने देखा होगा मेनली जहां पर इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, हम लोगों का इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है घर में, जब वो एंट्री लेती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। इलेक्ट्रिक मीटर के पास ही फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं। ठीक है, फ्यूज में अगर आप देखोगे तो उसका एक बेसिक सा डायग्राम ये होगा कि उसके अंदर एक वायर होता है और वो वायर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इधर से एक केबल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर आ रहा है और एक केबल ये होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारे घर में सप्लाई देगा। ठीक है, तो बीच में लगा होता है फ्यूज वायर, दिस इज अ फ्यूज वायर। ये इनपुट है हमारे घर के लिए, यहां से थ्रू द फ्यूज वायर। फ्यूज क्यों लगाते हैं बेटा? फ्यूज वायर, इसका जो ये वायर है, दिस वायर हैज गॉट स्पेशल प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी है? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। नाउ अगेन वी विल मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे क्यों रखा जाता है? फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, अगर टू मच अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है पीछे से इलेक्ट्रिक सप्लाई से, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं। कई बार इलेक्ट्रिक फैन खराब हो जाता है, ठीक है, कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब्स फ्यूज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन डिवाइसेस, इन एप्लायंसेस को यूज करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ करंट है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है, अगर उससे ज्यादा करंट इन्हें मिलेगा तो ये डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, अब ज्यादा करंट ना आए उसके लिए हम सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूज। क्या होता है इसमें बेटा? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को ये अलाउ करेगा अपने अंदर से जाने के लिए। क्यों? सपोज ये करंट अलाउ करता है आई, ठीक, इस आई करंट के कोरेस्पॉन्डिंग जो हीट एनर्जी होगी, उस हीट एनर्जी से इसका जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहता है। सो इतना करंट तो अलाउड है। ठीक है ना? अरे करंट आई है तो आई करंट के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी बनेगी ना, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर, आई करंट से एनर्जी बनी हीट एनर्जी बनी, उससे टेम्परेचर आएगा। जहां भी हीट एनर्जी बनती है वहां से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर आएगा, लेकिन वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से लेस होगा, कम रहेगा, तो ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही करंट एक्सीड करता है, इफ द करंट एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू, जो करंट की लिमिट है उस वैल्यू को अगर वो एक्सीड करेगा, मान लो एक्सीड करके हो गया वो आई डैश, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हीट एनर्जी बनेगी उससे जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा। और अगर बड़ा हो जाएगा तो दिस इट मींस दिस फ्यूज वायर विल गेट मेल्ट। ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा मतलब ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा मतलब अब ये करंट आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा मींस जितने भी आपके घर में अब इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके पास तक ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ करंट जो फ्यूज में आया था वो उनके पास तक पहुंचेगा ही नहीं। वहां तक नहीं पहुंचेगा तो सेफ रहेंगे। दैट इज व्हाई फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ओके, फ्यूज इज सेड टू बी अ सेफ्टी डिवाइस, याद रखिएगा इसको। How does it work? It works because it has got a low melting point, and if a large amount of current passes through the fuse wire, its temperature increases to its melting point and it gets break. ठीक है, मेल्ट होने की वजह से वो ब्रेक हो जाता है, so that
all the appliances connected in this circuit remains safe from this unwanted high value of current. Okay, so बेटा ये दोनों डिवाइसेस फ्यूज वायर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट या इलेक्ट्रिक बल्ब, दे both of these devices works on heating effect of current या Joule's heating effect of current, और आपको इनको इतनी डिटेल में याद करना है जितना मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ। ठीक बेटा, यहाँ से कुछ कॉपी करना चाहते हैं, मैं कॉपी, ऐसे तो जनरल सी चीजें हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कंप्लीट किया और इसके साथ आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बेटा, दो पार्ट लेक्चर के करने के लिए रीजन, बेसिक रीजन ये है कि अगर आप दोनों चीजें आज ही इसी लेक्चर में अभी करेंगे तो लेक्चर विल बिकम अ वेरी लेंथी लेक्चर। ठीक है, सो टू अवॉइड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द लेक्चर हमने इस लेक्चर को दो पार्ट में ब्रेक करा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आज आपने पार्ट ए इस लेक्चर में मेरे साथ कर लिया, पार्ट बी is the part of the next class. Okay, so with this we have concluded the class and if you have any problem or doubt in this class you may contact me. I will try to reply as soon as possible. So students, wish to see you in the next class. Take care, bye bye.